वाइस प्रेसिडेंट का बयान आपने देखा कि जिस तरह लाहौर के ओबाश 22-24 साल के ऐसे लड़के नहीं होते जिस तरह इनकी होता है लेवल ऑफ थिंकिंग होता है, या जैसे ऐसे इस तरह के लड़के जो है ओबाशीपन और इस तरह का बोल रहे होते हैं, ऐसे उनका वाइस प्रेसिडेंट सुपर पावर का लग रहा था। और मोदी साहब वहाँ पे गए और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी वहाँ पे एक चहलकदमी कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, समझ लें। तो देखे जे वो डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा थक गया, वो रुक गया, लेकिन मोदी ने अपनी फिटनेस दिखाई। वो देखिए उनकी मोहब्बतों बड़े वो लम्हात थे। अगर उनको इतनी तकलीफ होती कि हमारे ऊपर पाबंदी लगी हुई तो वो इतना चहचहा न रहते, इतना घुल मिल न रहते। यूरोप पूरा इस वक्त यूक्रेन को बैक कर रहा है। अमेरिका, ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि अमेरिका रशिया के साथ स्टैंड कर रहा है। इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसके अंदर यूक्रेन का प्रेसिडेंट जाकर अमेरिका के प्रेसिडेंट आई डोंट नो डोनाल्ड ट्रंप से जाकर मिलता है, लेकिन उसका जो फॉर्मल ड्रेस होता है ना, उससे डोनाल्ड ट्रंप बड़ा एक हिसाब का ना शॉकिंग में जाता है कि भाई फॉर्मल ड्रेस पे आप देखें कि उनका जो पेड जर्नलिस्ट है ना वो यहाँ पे बैठे हुए थे, और वो जर्नलिस्ट ये कह रही है कि आप प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलने आ रहे हैं तो और आपने आपने ये ड्रेसिंग क्यों, ट्राउजर शर्ट पहनी हुई। तो उसने कहा कि माई कंट्री इज अंडर द वॉर, अगर जब मेरे पास मेरा कंट्री पीस में होगा ना, मैं आपसे बेहतर सूट पहन के आऊंगा। फिर आपके यूक्रेन के साथ तो अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन एकदम से रशिया की तरफ क्यों देखने जा रहा है अमेरिका, ये समझ से बाला था। देखें चुटराहट का मामला है, सारा धन का मामला है, सारा पैसे का मामला है। देखें एक वक्त था कि रशिया और जो अमेरिका उनकी बड़ी लगती थी, चाइना और इंडिया की बड़ी लगती थी। इन लोगों ने देखा कि यार अब हम लोग एक पेज पे आ चुके हैं, हम लोग दुनिया की चार जो बड़ी इकोनॉमी है, वो चारों बड़ी इकोनॉमी एक जगह पर अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो हम सारी दुनिया को अपने कब्जे में ले सकते हैं। मिडिल ईस्ट वाले एहतजाज रिकॉर्ड या कंडेम कर देते तो ये जो फलस्तीन का मसला है ये भी कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाता। अब लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। एटमी कुव्वत होती है किसी भी मुल्क का, वो असासा होती है और उसके दिफा का जामिन होती है कि कोई लिमिट ना क्रॉस करे। ठीक है, बॉर्डर के ऊपर बहुत कुछ होता है, लेकिन जिस तरह रशिया कर रहा है, देखिए नो डाउट हमें ये चीज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। रशिया अगर देखा जाए तो अमेरिका से भी बड़ी पावर है इस वक्त। आप देख ले उनकी अफवाज, उनकी देख ले, अगर आप उनकी ताकत देख ले, वो दुनिया से ढकी छुपी नहीं है। वो छोटे मुल्कों को अपने साथ लेके चलता है बराबरी की सतह के ऊपर, लेकिन अमेरिका जो है वो छोटे मुल्कों को गुलाम समझता है। बिल्कुल, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह यूक्रेनी सदर को अपने मुल्क के अंदर बुलाकर उनकी बेइज्जती की, ये नाकाबिले बर्दाश्त थी। You threw this stupid president $350 billion. We gave you military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, I tell you. just say thank you. I said a lot of times to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. पूरी दुनिया में खास तौर के यूरोप कंट्री ने कंडेम किया डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये को, लेकिन यूक्रेनी सदर ने भी टर्की ब टर्की जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट के सदर को। जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यूक्रेनी सदर और डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही थी, ऐसे लग रहा था किसी गली मोहल्ले के दो चौधरी बैठे हुए और आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेनी सदर ने अमेरिका से सीधा फ्लाइट पकड़ी और लंदन पहुंच गए। लंदन जाकर उन्होंने बरतानिया की सपोर्ट मिली और तकरीबन 5000 मिसाइल उनको मिल गए जो वो रशिया के ऊपर चलाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका की जो पावर हुआ करता था यूरोप पूरा, वो अब कई हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। कुछ साइडें हैं जो अमेरिका को सपोर्ट कर रही है, कोई मुल्क है जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर पूरी दुनिया के लिए यह बात सीखने वाली है कि अमेरिका किसी का यार नहीं है। अमेरिका यूज करता है टिश्यू पेपर की तरह और फेंक देता है। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि एशिया को, बिलखसूस मिडिल ईस्ट को अब सोचना पड़ेगा कि अपने मुल्कों के फैसले अपने मुल्कों के अंदर किए जाए। अगर सुपर पावर की तरफ देखा जाएगा, अगर सुपर पावर ही फैसले करेंगे आपके मुल्कों के, तो आपका हाल भी यूक्रेनी सदर की तरह होगा। आज यूक्रेनी सदर उस चेयर पर बैठे थे, कल को किसी और मुल्क का सदर या वजीर आजम उसी चेयर के ऊपर बैठा होगा और यूनाइटेड स्टेट का कोई भी सदर उसको जलील और रुस्वा करके अपने मुल्क से निकाल देगा।
First of all, before the recent press conference which is conducted by President Trump as well as in the presence of President Zelensky, Donald Trump always proved that he is not a candidate of president. He is considered to be a joker. He is considered to be a actor. He is not a president. His non-seriousness also showing that he is not a president. और the same method आपने ये देखा कि उस वक्त जो मामला था कि एक हेड ऑफ द स्टेट आपके सामने खड़ा हुआ है, आपके सामने बैठा हुआ है और आप ये कह लें कि हाउंड्स की तरह उस बंदे को ट्रीट कर रहे हैं। एक वाइस प्रेसिडेंट था और एक प्रेसिडेंट था, और वाइस प्रेसिडेंट पहले जितनी हेड ऑफ स्टेट के साथ अमेरिका ने मीटिंग्स की हैं और कहीं पे भी किसी भी आप मीटिंग में वाइस प्रेसिडेंट को नहीं बिठाया गया। और वाइस प्रेसिडेंट का बयान आपने देखा कि जिस तरह लाहौर के ओबाश 22-24 साल के ऐसे लड़के नहीं होते जिस तरह इनकी होता है लेवल ऑफ थिंकिंग होता है, या जैसे ऐसे इस तरह के लड़के जो है ओबाशीपन और इस तरह का बोल रहे होते हैं, ऐसे उनका वाइस प्रेसिडेंट सुपर पावर का लग रहा था। और ये देखें कि एक प्रेसिडेंट था जो कि आप ये कह लें कि एक कंट्री जो कि जंग की हालत में है और उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उसने ऐसी बेहुदा बातें की हैं कि आप लोगों को अगर हम लोग हथियार ना दें तो आप 2 हफ्ते में जंग जो है वो जारी नहीं रख सकते। और उसने आगे से काउंटर कैसा मज़े का किया है भाई, उसने चपेट रख के मारी है कि ये तो बात जो है ना, प्यूटन भी कहता था कि 3 दिनों में हमने जंग ख़त्म कर लेनी है, लेकिन 2 साल हो गए हम लोग लड़ रहे हैं, अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं। और आपने ये जंग शुरू करवाई थी और यूरोप ने शुरू करवाई थी, हमने अपने कहने पे नहीं करवाई थी, हम तो उनके साथ पीस डील में जा रहे थे। और आप ही के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने, जिस पब्लिक ने आपको इलेक्ट किया था, सेम उसी पब्लिक ने उस प्रेसिडेंट को, जिसका 45 ईयर्स का पॉलिटिकल कैरियर था, उसने इस जंग को जो वो शुरू करवाया था। और ट्रंप को ये देखें कि वो पिछले सारे इलेक्टेड प्रेसिडेंट उनको तो भूल गया है, वो तो डिक्टेटर बन चुका है ना। उसके अब लेवल ऑफ थिंकिंग ये देखें वो डिक्टेटर बन चुका है और वो विल ऑफ पीपल को कंसीडर ही नहीं कर रहा कि एक बंदे ने। और देखें कि अमेरिका ने इस जंग को शुरू करवाने के लिए 2 कंट्रीज के में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है। नंबर 1, जिस सरजमीन पे हम लोग खड़े हैं पाकिस्तान, यहाँ पे रिजीम चेंज ऑपरेशन किया क्योंकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो था वो रशिया गया और उसने न्यूट्रल रहने की बात की, ना मैं यूक्रेन को सपोर्ट करूंगा ना मैं रशिया को करूंगा। हसीना वाजिद के साथ भी उन्हें यही मसला था कि वो रशिया को सपोर्ट कर रही थी और यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रही थी। उसका तख्ता पलट भी अमेरिका नहीं किया, जो बाइडन के दौरे हुकूमत में किया। उसके बाद आप ये देखें कि ट्रस्ट लेवल ये देखें कि सुपीरियरिटी तो खत्म हो गई ना। सुपर पावर वो होता है जो दूसरे कंट्री पे अपनी विल इंपोज कर सकता है। एक वॉर की हालत में, जंग की हालत में मौजूद एक कंट्री का प्रेसिडेंट जो है, जो कि बज़ाहिर आप ये कि हारे हुए एक मुल्क का सरबराह है, हारे हुए मुल्क का सरबराह ये कह के जा रहा है कि भाई हम लोग आपकी शराइत पे जंग जो है वो खत्म नहीं करेंगे। आपके पहने के आप अगर न्यूट्रल आते हैं, हमारे साथ न्यूट्रल बात करते हैं तो हम करेंगे, वरना हम लड़ेंगे। आप नहीं समझते राना साहब के स्ट्रेट फॉरवर्ड यूक्रेन का सदर अमेरिका से, व्हाइट हाउस से स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा उन्होंने फ्लाइट ली और लंदन पहुंच गए। वहां पर उन्होंने बरतानिया मलका से वहां पर बात की, वहां पर उनके शाही महल के अंदर गए और उन्होंने तकरीबन काफी ज्यादा एड भी दे दी है। और जंगी सामान में जिसमें 5000 मिसाइल, अब हमें सुनने को मिल रहे हैं कि 5000 मिसाइल उन्होंने दे दिए। यानी कि अब यूरोप पूरा इस वक्त यूक्रेन को बैक कर रहा है। अमेरिका, ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि अमेरिका रशिया के साथ स्टैंड कर रहा है। देखें अमेरिका अब ना ये कंट्री टू कंट्री बेनिफिट्स नहीं है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के पर्सनल रिलेशन है प्यूटन के साथ, जिसकी वजह से वो इस तरह कर रहा है। और ये देखें कि ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं। अगर मुख्तलिफ हेड ऑफ द स्टेट्स के दरमियान नरमी गर्मी हो जाती है, हमारे यहाँ अमेरिका ऑफ द रिकॉर्ड, हमारे यहाँ अमेरिका की मौजूदगी में अफगानिस्तान के साथ परवेज मुशर्रफ के, अफगानिस्तान के हामिद करजई के साथ नरमी गर्मी हुई थी, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हुई थी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अमेरिका ही के व्हाइट हाउस में ही हुई थी, लेकिन वो भी ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये तो एक इंसल्टिंग वे था ना, सिंपली आपने इंसल्ट करने को दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। तो उसके बाद रिएक्शन आपने देखा है कि पूरी दुनिया से कैसे, और यूरोप ने तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कम नहीं होगी डोनाल्ड ट्रंप की। यूनाइटेड स्टेट का सदर होकर उसकी इंसल्ट हुई है। मेरे ख्याल में वो करना चाह रहा था यूक्रेनी सदर की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की खुद की ही इंसल्ट होगी। आप क्या समझते हैं अब पूरी दुनिया को क्या सबक हासिल करना चाहिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? और जो हुक्मरान किसी भी मुल्क के हैं जो अमेरिका की तरफ देख के फैसले करते हैं, अब उनको होश के नाखून लेने चाहिए और अपने फैसले खुद करने चाहिए। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, मुझे इतना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं है, लेकिन काफ़ी इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसके अंदर यूक्रेन का प्रेसिडेंट जाकर अमेरिका के प्रेसिडेंट, आई डोंट नो, डोनाल्ड ट्रंप से जाकर मिलता है। लेकिन उसका जो फॉर्मल ड्रेस होता है ना, उससे डोनाल्ड ट्रंप बड़ा एक साहब का ना शॉकिंग में जाता है कि भाई फॉर्मल ड्रेस पे आप देखें कि उनका जो पेड जर्नलिस्ट है ना, वो यहाँ पे बैठे हुए थे और वो जर्नलिस्ट ये कह रही है कि आप प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलने आ रहे हैं और आपने ये ड्रेसिंग क्यों, ट्राउजर शर्ट पहनी हुई, तो उसने कहा कि माई कंट्री इज अंडर द वॉर।
अगर जब मेरे पास मेरा कंट्री पीस में होगा ना, मैं आपसे बेहतर सूट पहन के आऊंगा। या ना फिर आपसे थोड़ा mental- चीप भी पहन सकते हो, ये मैंने भी स्टेटमेंट पढ़ी थी। लेकिन अब ये देखें, अगर आपको एक प्रेसिडेंट मिलने आ रहा है, आप उसके कपड़ों से क्यों जज कर रहे हो? एग्जैक्टली। क्यों जज कर रहे हैं? नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप को इतना भी एहसास होना चाहिए कि अमेरिका एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। Exactly. भाई तुम्हारे सामने कौन बहस करेगा? Same head of the state बैठे हैं ना, वो भी president, वो भी president। यूक्रेन आगे इतना सफर कर रहा है, इतना मतलब कि में जंग के अंदर खेलना पड़ा। वो जंग की परेशानी लें या प्रेसिडेंट को मिलने के लिए अच्छे कपड़े पहन कर जाएं। Exactly. अगर ये इस तरह का हो जाता तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने तो यही कहा था, भाई तू जंग, तेरे तो मुल्क जंग दे विच पता है, तू बड़ा कपड़ा पा के आया है। अब लेकिन भाई यहाँ पर ये बात है, यूरोप कंट्रीज सारी एक साइड पे हो चुकी हैं, वो अमेरिका के खिलाफ उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। जिस तरह के बर्तानिया ने उनको कहा कि हम आपको मिसाइल भी दे रहे हैं और कुछ एड भी हमें सुनने मिल। राणा साहब, ये तो पूरे अब मुखालफत हो गई है आपको पूरे लगता है यूरोप अमेरिका की। को दुनिया की जरूरत है? वो खुद ही अपने सुप्रीम पावर है यार। वो अगर यूरोप सारा अमेरिका के खिलाफ भी हो जाएगा ना, अमेरिका इतना है कि वो पूरी दुनिया की जीडीपी को कंट्रोल करें और पूरी दुनिया का वो संभाल भी लेंगे ना, बड़े आराम से। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को देखते हैं वो। अब यहाँ से 10 साल का पूरा यूरोप एक साइड पे हो जाए, अमेरिका एक साइड पे हो जाए। लेकिन अब पूरी देखिए, दुनिया सबसे के बड़ा रहनुमा जो- ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर वहां पर यूक्रेनी सदर के साथ इस तरह का सलूक हुआ है तो कल को ये मेरे साथ भी हो सकता है। ये बड़ी एक अच्छी बात है जो आलमी रहनुमा समझ चुके हैं कि अब यूनाइटेड स्टेट को कहीं ना कहीं आंखें दिखानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं अब उनके सामने हमें अब खड़ा होना पड़ेगा। टर्की और यूरोप पूरे का पूरा जो है, उन्होंने कल इस बात को महसूस कर लिया है कि अगर ये आग जो है, ये प्रेसिडेंसी यूक्रेन में लग गई है ना, कल को ये हमारे घरों में भी लगेगी, हमारे प्रेसिडेंट हाउसेज, हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउसेज में भी लगेगी। इसलिए तो उन्होंने कहा है कि पूरा यूरोप जो उन्होंने कहा है, वी आर स्टूड इन फ्रंट ऑफ, क्या नाम है आपका जो, नहीं आपका ज़ेलेंस्की के हम लोग जो है पूरे का पूरा यूरोप जो है वो ज़ेलेंस्की के साथ और उसके सामने खड़ा है प्यूटन के खिलाफ जो है। और ये जो इंसल्टिंग वे था यूएस प्रेसिडेंट का, इसको हम लोग हाईली कंडेम करते हैं। और उन्होंने 2.6 बिलियन की एड दी है, खाली बरतानिया ने दी है, और उसके पास 2.26 थाउजेंड पाउंड का जो आप ये कह लें कि एटॉमिक वॉर हेड जो है वो भी उन्होंने यूक्रेन में पहुंचा दिया कि आप लोग अपना दिफा जो है ये करें। अब ना एक नेटो था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नेटो एक बनी हुई थी कि ये अग्रेसिव कंट्री को इन्होंने ना काउंटर करना होता। तो नेटो का ही सबसे बड़ा मसला था कि यूक्रेन में नेटो आके बैठ रही थी, नेटो की फोर्सेज, और यूक्रेन नेटो का मेंबर बनने जा रहा था, जिसकी वजह से रशिया ने उस पर हमला किया था। अब ये नेटो तो निकल गया, अमेरिका तो निकल गया, अब ये बनेगा यूरोप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूरोप की वजह से बनेगी और यूरोप अपनी फौज बनाएगा और वो जाके यूक्रेन का दिफा करेगा। और इससे अब ये हुआ क्या है कि जग हसाई जो है ना वो यूरोप की नहीं हुई, वो ना ज़ेलेंस्की की हुई है ना यूक्रेन की हुई है। अब पूरी दुनिया की जितनी रियासतें उन्होंने एतबार करना अमेरिका पे छोड़ दिया कि ये कल को, ऐसी अमेरिका ने 1994 में गारंटी दी थी कि आप जो हैं एटॉमिक वेपन्स जो हैं उनको आप क्या डिसमेंटल कर दें, आपकी सॉवरेनिटी पे कोई हर्फ नहीं आएगा, हम आपके साथ हैं। और आज उसी अगर एटॉमिक वेपन्स उनके पास मौजूद होते ना तो आपके प्यूटन की या रशिया की हिम्मत नहीं थी कि एक कदम भी आगे चलते। तो ये सारे मामलात है, अल्टीमेटली फाइनली जो जगहसाई जो आप ये समझते हैं कि जो एटमी कुव्वत होती है किसी भी मुल्क का वो असासा होती है और उसके दिफा का जामिन होती है कि कोई लिमिट ना क्रॉस करे। ठीक है, बॉर्डर के ऊपर बहुत कुछ होता है, लेकिन जिस तरह रशिया कर रहा है, देखिए नो डाउट हमें ये चीज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, रशिया अगर देखा जाए तो अमेरिका से भी बड़ी पावर है इस वक्त। आप देख लें उनकी अफवाज, उनकी देख लें, अगर आप उनकी ताकत देख लें, वो दुनिया से ढकी छुपी नहीं है। वो छोटे मुल्कों को अपने साथ लेके चलता है बराबरी की सतह के ऊपर, लेकिन अमेरिका जो है वो छोटे मुल्कों को गुलाम समझता है। बिल्कुल, वो ऐसे ही गुलाम समझता है। अगर आप स्ट्रेंथ की, मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें ना, तो जो प्यूटन का या जो रशिया की मिलिट्री है वो पूरे यूरोप की मिलिट्री से भी ज़्यादा है। लेकिन मसला यह ना कि वो एक स्टेट की मिलिट्री है। अब वो मिलिट्री को तो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, ये वेपन वॉर हेड जो है ना वो यूरोप के पास ज़्यादा है। वो यूरोप अगर अमेरिका रशिया के खिलाफ हो जाता है और वो चारों साइडों से रशिया पे अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है, वो रशिया के सामने खड़ा हो जाता है, तो फिर रशिया को सोचना पड़ेगा, रशिया को बैक फुट पे जो है वो जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली इसका हाल तो एक पीस डील थी, लेकिन एक पीस डील ये है कि एक डिफेंसिव पीस डील तो अब यूक्रेन को देना। ऐसे तो नहीं ना कि वो जंग में फंसा हुआ तो डाला हुआ भी आपने उसको जंग को, और फिर उस फंसे हुए जंग को अपनी मर्जी। आखिरी सवाल, एशिया को, मिडिल ईस्ट को अब सोचना पड़ेगा, इनके रहनुमाओं को सोचना पड़ेगा
कि अमेरिका अगर यूक्रेन के साथ ये कर सकता है तो हमें भी किसी मोड़ के ऊपर लाकर इस तरह की हरकत हमारे साथ भी कर सकता है। अब हमें अपने फैसले खुद करने चाहिए। आपके ख्याल में क्या अब एशिया को और मिडिल ईस्ट को कैसे रिएक्ट करना चाहिए सारे मामले? देखिए, मिडिल ईस्ट को वाकई इस पे एहतजाज करना चाहिए था, कंडेम करना चाहिए था ट्रंप अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी नहीं किया, सिवाय यूरोप के अलावा किसी ने भी नहीं किया। मिडिल ईस्ट को करना चाहिए था कि ये प्रेसिडेंट का वे ऑफ टॉकिंग नहीं है, ये वाइस प्रेसिडेंट का वे ऑफ टॉकिंग नहीं है, और फिर स्पेशली उस प्रेसिडेंट के साथ जो कि ऑलरेडी इन वॉर है, अब वो अंडर वॉर है, उसके साथ इस तरह का अगर मिडिल ईस्ट वाले एहतजाज रिकॉर्ड या कंडेम कर देते तो ये जो फलस्तीन का मसला है ये भी कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाता। अब लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। बिल्कुल, ये आप ये देखें ना, मिडिल ईस्ट जो है, हालांकि मिडिल ईस्ट जो है ना वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए ना तो कुछ भी नहीं हो सकता, अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। अमेरिका ने 7000 किलोमीटर समुद्र क्रॉस करके मिडिल ईस्ट में क्या करना है, उनके बैरी बेड़े ही खड़े हुए हैं ना। अब कहीं पे भी उसने अफगानिस्तान में उसे पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए थी, अब कहीं पे भी किसी भी कंट्री को उसने अटैकिंग पोजीशन में लेके आना तो नेबरिंग कंट्री को उसने लेके आता, नेबरिंग कंट्री को अपने कॉन्फिडेंस में लेना। तो अगर नेबरिंग कंट्री सारे के सारे मिडिल ईस्ट के खलीजी ममालिक और यूरोप खड़ा हो जाए तो अमेरिका कहां स्टैंड करेगा? अमेरिका को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये खड़े कब तक होते हैं। देखिए, इंडिया और चाइना और रशिया ने ऑलरेडी ब्रिक्स करेंसी का उन्होंने कह दिया कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं अमेरिका तनहा होता जा रहा है, अब डॉलर की कहीं वैल्यू आने वाले वक्त में हमें कम नजर आ रही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये हरकत मजीद अमेरिका के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। अमेरिका के लिए बिल्कुल मुआशरती और इक्तसादी मुश्किलात जो है वो ट्रंप के लिए पैदा करेगी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड डिसीजन जो है ट्रंप ले रहा है। ट्रंप जो है ना अपना जाती बिजनेस समझ के अमेरिका को चला रहा है, वो स्टेट समझ के नहीं चला रहा। वो अगर स्टेट समझ के चला रहा होता ना तो उसे बहुत से राइट लेफ्ट एस्पेक्ट्स जो है ना वो कंसीडर करना था। वो अब जाती मलकियत समझ के देखे ना कि प्रीवियस प्रेसिडेंट के वो डिसीजन को, प्रीवियस पॉलिसी को, पेंटागन की पॉलिसी को, यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसी को वो कंसीडर ही नहीं कर रहा। वो अपनी पर्सनल पॉलिसी लेके आ रहा है, उसको एक टिश्यू समझ कर उसको यूज करके फेंक रहा हो। जो उसने वाइस प्रेसिडेंट, जिस तरह मैंने बताया कि हमारे साथ अभी लड़का ओबाश से लड़का, इस तरह का लड़का उसने वाइस प्रेसिडेंट वो बना के बैठा हो जिसको ना बात करने का पता है, ना पॉलिटिक्स का पता है, ना पॉलिटिक्स के अप्स एंड डाउन का पता है। तो अब मिडिल ईस्ट को खड़ा होना पड़ेगा। यूरोप खड़ा हुआ है, बड़ा प्लस पॉइंट है, और इसका बड़ा कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो जो है अमेरिका तक सुनाई देंगे, और अमेरिका और रशिया बैकफुट पे जाएंगे। अब ये है कि आपने उसने रशिया को अपने क्लोज किस लिए, रशिया को सपोर्ट क्यों की कि ब्रिक्स करेंसी ना बनाए। लेकिन रशिया जब अमेरिका को मिलना रशिया से भी कुछ नहीं है, भारत से भी कुछ नहीं मिलना और चाइना से भी कुछ नहीं मिलना। जग आसाई और बेहयाई जो अल्टीमेटली वो अमेरिका की ही होनी। मादनियात का मसला था, अमेरिका ने पैसे दे दिए और वहां पर जाए तो अगर उसने बरतानिया ने भी पैसे दे दिए, फर्क क्या समझते इन दोनों के पैसों में? अमेरिका ने भी पैसे देने थे मादनियात के, एमओयू नहीं साइन हुआ, वैसे वो उठ के लंदन चले गए। वहां पर जाके भी अगर उनको यूक्रेन को पैसे मिले तो कहीं ना कहीं वहां पर भी मादनियात का एमओयू साइन किया गया है। तो क्या समझते हैं फर्क क्या है इन दोनों कंट्रीज के? देखें, जब जंग की सिचुएशन में एक कंट्री 2 साल से चल रहा है और अपने से 20 गुना बड़े मुल्क के साथ चल रहा है, वो जंग में चल रहा है, तो इन मामलात में लेन देन तो करना पड़ता है आपको अपने। लेकिन अगर यूरोप के साथ वो जाएगा ना तो यूरोप की वजह से उसके डिफेंस को किसी किस्म की कोई आंच नहीं आएगी। अमेरिका के साथ जाएगा तो अमेरिका के इस रवैये की वजह से आने वाले 4 सालों तक तो वो भी डगमगाता रहेगा। लिहाजा यूक्रेन जो है वो अब प्रेफर करेगा यूरोप को इंस्टेड ऑफ यूएस, और वो यूरोप की तरफ जाएगा। यूरोप को अगर कुछ मादनियात का कुछ हिस्सा भी दे भी देता है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ज्यादा उसने यूरोप से एड ले भी लिया और मुस्तकबिल में वो लेता भी रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि आप जब इतने बड़े मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, आप उनके सामने बैठे होते हैं, तो आपको इस तरह के बयानबाजी या इस तरह से काम करना अजेब नहीं देता जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया काफ़ी ज़्यादा कहती है कि ये बंदा पागल है, इसे समझ नहीं आती कि ये बंदा कर आप देखें कि उन लोगों ने उसने कनाडा को कह दिया कि ये हमारी स्टेट है, हमें पता नहीं क्या दो, उनसे कुछ डिमांडें वो कर रहा था, कहीं तो हम आप पे हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस बंदे को समझ नहीं आ रही, वो आके मनसब पे तो बैठ गया, वो अमेरिका का सदर तो बन गया। बाइडन यही बात कहते थे कि यार आप किस बंदे को सिलेक्ट कर रहे हो, किस बंदे को वोटें दे रहे हो जो अमेरिका के लिए खुद खतरा है। तो वाकई उस बंदे ने जैसे ही आया, उस बंदे ने ये साबित करना स्टार्ट कर दिया कि भाई मैं वाकई एक अच्छा सिलेक्टर नहीं हूँ, एक अच्छा सदर साबित नहीं हो सकता। आप जब वहाँ पे बैठे हुए तो आपके वो घर बंदा आया हुआ है, आप इतने बड़े मुल्क के सरबराह हो, आप सुपर पावर के सरबराह हो, तो आपको इस तरह का बयान देना या इस तरह से किसी मुल्क के बंदे को इंसल्ट करना आपको बिल्कुल, जो है कि पहले 2 सालों में जंग के अंदर मुब्तला है। तो जंग के अंदर आप देखें ना, जंग के अंदर धकेला किस बंदे ने है? जंग के अंदर खेलने वाले भी ये लोग खुद हैं। जब वो अपने पाँव पे खड़े होने जा रहे थे, जब वो एटमी ताकत बनने जा रहे थे, तो इन लोगों ने उन पे जाके कहा कि भाई हम आपकी मुहाफिज बनेंगे, हम आपको तोहफज देंगे। एग्जैक्टली वो लोग पागल है, मैं समझता हूं।
आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप एटमी ताकत बन सकते हैं, तो आपने क्यों किसी की सुनी यार? आप तब अपना स्टैंड लेते, आप अपना एक मोटिव बनाते कि भाई नहीं, हम किसी पे रहमो करम पे नहीं रहेंगे। जब आप किसी के रहमो करम पे रहते हैं तो फिर आपको इस तरह के नताइज भुगतने के लिए आप रेडी भी रहें। आप देखिए, आप आज वही हुआ कि जब उन लोगों को मौका मिला, उन लोगों ने वो मौका अवेल नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारे जो पीछे हमें थपकियां दे रहा है, तो हमारे हमेशा ही ऐसे रहेगा। लेकिन हमेशा कुछ भी नहीं होता। आप देखिए, हुकूमत चेंज होती है, नया बंदा आ जाता है, नए बंदे की सोच अलग होती है, नई कैबिनेट आ जाती है, नई कैबिनेट की सोच अलग होती है। समझते हैं कि यूक्रेन के साथ तो अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन एकदम से रशिया की तरफ क्यों देखने जा रहा है अमेरिका? ये समझ से बाला है। देखें, चुटराहट का मामला है, सारा धन का मामला है, सारा पैसे का मामला है। देखें, एक वक्त था कि रशिया और जो अमेरिका, उनकी बड़ी लगती थी, चाइना और इंडिया की बड़ी लगती थी। इन लोगों ने देखा कि यार अब हम लोग एक पेज पे आ चुके हैं, हम लोग दुनिया की 4 जो बड़ी इकॉनमी है, वो चारों बड़ी इकॉनमी एक जगह पर अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो हम सारी दुनिया को अपने कब्जे में ले सकते हैं, सारी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। तो इन लोगों ने अपने जो अना के मसले थे, अना के मसले उन लोगों ने साइड पे कर दिए। उन लोगों ने अपने इकॉनमी के जो मसले हैं, इकॉनमी का जो एक लालच है, इकॉनमी के जो फायदा, उन लोगों ने कहा कि हम लोग वो उठाते हैं, वो ब्रिक्स का आपको पता होगा, ये सारा वो वाला चक्कर चल रहा है। इस वजह से उन लोगों ने ये बात की है कि भाई हमारे जो अपने इंटरनल मामलात है वो आप वहीं पे छोड़ दें, वो मामलात वहीं पे रहने दो, लेकिन जो आपके अफेयर है दुनिया के साथ, दुनिया को जो हमने दिखाना है वो हम इस तरह से करेंगे तो हम दुनिया पे कब्जा करने, दुनिया पे हुकूमत करने में। ख्याल में अमेरिका ईमानदारी दिखाएगा, अपनी ऑनेस्टली दिखाएगा रशिया के साथ या चाइना के साथ या इंडिया के साथ? देखिए, वो किसी के साथ आज तक उसने ईमानदारी दिखाई है। मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ लेके आता हूँ। पाकिस्तान ने कितनी जानें कुर्बान की है। जब अफगानिस्तान में इन लोगों ने जंगबंदी की हुई थी, पाकिस्तान ने कितना कुछ किया, कहते थे डू मोर डू मोर डू मोर। और जब यहाँ पे मरने लगे, तो आर्मी चीफ ने कह दिया था यू डू मोर, आपने मैं वही कहता हूँ, जब यहाँ पे मरने लगे, जब यहाँ पे उनको यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिल रहा था, तो फिर उसी पाकिस्तान के आके पाँव पकड़ लिए कि यार हमें यहाँ से निकालें, किसी तरीके से हमें निकालें। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अम्बेसी में उनके जितने फौजी थे उनको जगह दी, लेकिन एंड पे क्या हुआ? एंड पे वहीं पे साइफर भेज दिए। जो भी मामला था वो एक अलग चीज़ है। तो जो अमेरिका से उम्मीद लगाना है ना, वैसे मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करते थे, जैसे कहते थे खुसरे से बच्चा पैदा करवाने वाली उम्मीद है। अमेरिका से आप उम्मीद लगाएं कि वो हमारा हमायती बन जाएगा, हमारा हामी बन जाएगा, तो वैसा कभी नहीं। एशिया और मिडिल ईस्ट को इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या कुछ सीखने को मिल सकता है? आप एज ए पाकिस्तानी क्या सीखने को? इनको ये सीखना चाहिए कि भाई अगर यूक्रेन के साथ वो ऐसा कर सकते हैं, तो कल पे अगर हमारे यहाँ खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे हमारे ऊपर ऐसा टाइम आ गया तो हमें ये नोच डालेंगे, हमें ये खा जाएंगे। तो इनको अभी वो साल बाद को काम करना ना, तो लोगों ने आज से प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि हमने आज से ये वाला काम करना है। आप देखें, जब बड़े सगीर पे वो लोग आए थे ना, तो वो तजारत के जरिए आए थे, लेकिन उनका माइंडसेट क्या था? हमने इनके पे हुकूमत करनी है अंदर 150 साल बड़े हिंद पर करके क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले सोचा हुआ था। तो आज भी अगर एशियन को ये इस चीज़ से बचना है कि वो हमारे ऊपर आए, हमें अपने तिगनी का जो नाच है हम ना नाचे, तो फिर आज से इन लोगों को प्लानिंग करनी पड़ेगी, इनको भी कटजोड़ करना पड़ेगा। इंडिया को एक पेज पर, पाकिस्तान को एक पेज पे, अफगानिस्तान को, ईरान को, बांग्लादेश को, इन सबको एक पेज पर आना पड़ेगा। इंडिया के लिए कोई खतरा नहीं है। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, इंडिया इतना काबिल हो चुका है, इतने उनके ताल्लुकात बन चुके हैं, इतना वो अपने आप को स्टैंड कर चुका है कि इंडिया के लिए ना को अमेरिका उनके सामने कोई चीज़ है। अमेरिका को वो सीधी बात करता है, उनका जहाँ पे फायदा होता है वो रशिया के साथ, उनका फायदा है वो रशिया के साथ बात करता है, उनका चाइना के साथ फायदा है चाइना के साथ बात करता है। वैसे नहीं होता कि अमेरिका उनको कहे कि आपने रशिया नहीं जाना तो आप ना जाएं, वो कहता है कि आपने ऑयल नहीं लेना आप ना लें। उनका जहाँ पे फायदा है वो वहाँ पे जाएगा। ये नुकसान, ये सोचने वाली बात है पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, नेपाल, छोटे छोटे जो अज़रबैजान, ये वाले जो एशिया वाले ममालिक हैं ना, उनके लिए। इंडिया के लिए कोई मसला नहीं। इंडिया तो पहले उनका एक हिस्सा बन चुका है, वो पहले सुपर पावर बनने के बिल्कुल करीब है, चौथी बड़ी इकॉनमी है। ये जो बाकी मुल्क है, पाकिस्तान सबसे चीज़, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बाकी जो चीज़ें, उनको सोचना चाहिए, उनको अभी से प्लानिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अगर वो प्लानिंग नहीं करते तो वो वाला हाल हो जाना है। अमेरिका ने इंडियन की भी तो 4 कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगाई, ऑयल सास कंपनियों के ऊपर, जो ईरान से रूट ऑयल लेकर यूरोप पहुंचाया करती थी, उनके ऊपर भी तो पाबंदी लगा दी। अगर इतने ताल्लुकात बेहतर होते तो पाबंदी तो ना लगती उनके ऊपर। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये चीज दुनिया को दिखानी भी है कि हम उनसे बेहतर है। लेकिन आप देखें कि जब वहां पे कोई भी, आप समझ लें कि जब डोनाल्ड ट्रंप आया था, उसने हलफबर्दारी करनी थी, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किस कंट्री को दी जा रही थी? डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया को। क्यों दी जा रही थी यार? कोई तो वजह है ना। देखिए, इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? उनको पता है कि 1.5 अरब की आबादी, जब हम इनके साथ हाथ मिलाएंगे, इनके साथ ट्रेड करेंगे तो हमारे मुल्क को फायदा है। तो इस वजह से देखें, उन्होंने पाबंदी लगा दी। देखिए, आप, मैं आज आपको बात करूं, थोड़ा अच्छा गुजरेगा ना तो वो पाबंदियां खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता हटना स्टार्ट हो जाएंगी। वो एक सिर्फ ना दुनिया को समझ दिखावा है और कुछ नहीं है। अगर इंडिया को उस चीज़ की इतनी तकलीफ होती
तो जितनी जयशंकर को वहाँ पे रिस्पेक्ट दी जा रही थी, पीछे कुछ अच्छा पहले मोदी साहब वहाँ पे गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी वहाँ पे एक चहलकदमी कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, समझ लें। तो देखे वो डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा थक गया, वो रुक गया, लेकिन मोदी ने अपनी फिटनेस दिखाई। वो देखिए उनकी मोहब्बतों बड़े वो लम्हात थे। अगर उनको इतनी तकलीफ होती कि हमारे ऊपर पाबंदी लगी हुई तो वो इतना चहचहाना रहते, इतना घुल मिलना रहते। उनको पता है कि यार ये एक दुनिया को दिखाने के लिए। मैं एक छोटी सी बात कर देता हूँ, हाफिज सईद का आपको पता है? हाँ एग्जैक्टली। दुनिया कहती है किसी पर बंदियाँ लगा दो, उसको नजर बंद कर दो, ये कर दो। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है कि भाई आप थोड़ा सा साइड पे हो जाओ, आप मीडिया से साइड पे हो जाओ, दुनिया को हम दिखा रहे हैं कि आप पे पाबंदी लगी हुई है, आप घर में कैद हैं या कुछ भी है। एट द एंड बैक स्टेज क्या होता है? एग्जैक्टली ये वही चीज़ है, दुनिया को कुछ दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ है। तो ये वो वाली चीज़ है। इंडिया का कोई मसला नहीं, बाकी मुल्क को सोचना चाहिए। देखिए पाकिस्तानी अवाम का यही कहना है कि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो गलत किया, लेकिन अब एशिया को, मिडिल ईस्ट को सीखने की ज़रूरत है कि हम अपने मुल्कों के फैसले खुद करें। अमेरिका के ऊपर ना हम, आखिर कब तक हम अमेरिका के ऊपर ही अपना ट्रस्ट लेवल को बढ़ाते रहेंगे और अमेरिका इसी तरह दुनिया के सदूर को, वजीर आज़म को अपने मुल्क के अंदर बुलाकर उनको जलीलो रुस्वा करेगा। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।